नमस्कार, वेलकम बैक। एक और नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। डिस्कवरी नेपाल लाइक नेवर बिफोर के एक इस सीरीज़ की ये आपके सामने है। दिस इज़ द 7th एपिसोड और द 7th आइटनरी इस सीरीज़ का। तो हम देर ना करते हुए शुरू करते हैं। डिस्कवरिंग नेपाल लाइक नेवर बिफोर। इसमें आपका जो आइटनरी होगा ये है 2 नाइट्स काठमांडू आपका होगा, 2 नाइट्स आपका पोखरा होगा, 1 नाइट आपका नागरकोट होगा। अब इसमें काठमांडू टू पोखरा वाला जो सेक्शन है वो आपका बाय एयर या बाय फ्लाइट होगा। तो आप जैसे काठमांडू आप आओगे, त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपका स्वागत किया जाएगा और ऑफ कोर्स आपका जो ड्राइवर और आपका जो गाइड है वो आपको आपकी गाड़ी तक एस्कॉर्ट करेगा और फिर आपको आपके होटल तक ड्राइव करके ले जाएगा। बिकॉज आप ऑन द वे काठमांडू का शहर जो है, जो सीन्स हैं, मौसम अगर अच्छा है तो वो भी उसका भी मज़ा लेते हुए आप अपने एयरपोर्ट से लेकर टिल दी होटल वहाँ तक आपका नज़ारा देखोगे। मोटा मोटी सभी एपिसोड्स में मैं रिपीट कर रहा हूँ और जो नभी ज्वाइन किए हुए हैं उनको भी बता रहा हूँ। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस कैपिटल भी बोला जाता है। प्रमुखता यहाँ पर 2 रिलीजन या 2 प्रमुख फॉलोअर्स हैं जो यहाँ पर निवास करते हैं, रहते हैं। वो एक हिंदू और एक बौद्ध। तो ये दोनों सेट ऑफ पीपल्स जो यहाँ पर निवास करते हैं। तो अब तक तो आप का जो ट्रैवल है फ्रॉम द एयरपोर्ट टू योर होटल, आराम से आप ट्रैवल करके आ रहे हो ताकि और नज़ारे भी सिटी का, फ्रॉम रास्तों का, मौसम का भरपूर आनंद करके लेके उठा के आ रहे हो। होटल में आए हो, आप फ्रेश हो गए, आप वहाँ पर लोकल शॉपिंग कर लो। आफ्टर चेकिंग द होटल, फ्रेश होके आप वहाँ पर लोकल शॉपिंग कर सकते हो। फिर होटल पास कसिनो है, आप वहाँ पर विज़िट करके चाहे आप वहाँ पर कसिनो का गेम्स वहाँ पे जो है वो ट्राई करके खेल सकते हो। है फिर नेपालीज फोक डांस, जैसे कहते हैं जो नेपाल की सांस्कृतिक नृत्य कला जो है उसका भी आप शाम को उसका भी नज़ारा आप आनंद उठा सकते हो। और ऐसे कई कार्यक्रम होंगे होटल के अंदर जो आप उसको या उस कार्यक्रम उसका आनंद ले सकते हो। तो शाम का डिनर भी आपका होटल में ही होगा, या आप चाहो तो काठमांडू की जो शॉपिंग करोगे तो शाम को आप वहाँ पर भी अपना रात्र का भोज कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला दिन जब आप आ रहे हो काठमांडू। दूसरा दिन काठमांडू का पूरा क्या कहते हैं, काठमांडू में आपका पूरा समय होगा और इस दिन आपको काठमांडू शहर को पूरा आप दर्शन करवाएंगे। उसको का विज़िट होगा। 7 आवर्स का टोटल अप्रॉक्सीमेट टाइम पीरियड होगा। जितने भी प्लेसेस होंगे जो कवर करेंगे हम आपके साथ। मेन चीज़ जो आपका कवरिंग होगा आज के दिन में, इस 7 घंटे के पूरे ट्रिप में, वो होगा पशुपतिनाथ मंदिर, बौद्धनाथ स्तूपा,
दरबार स्क्वायर, पतन सिटी, हाँ दरबार स्क्वायर, पतन सिटी और शंभुनाथ स्तूपा। पिछले एपिसोड में भी सेम चीज़ है, जो ठीक है रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, एक रिफ़्रेश हो जाएगा। और जो आज और अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है मेरे इस चैनल में, तो उनके लिए एक नया विज़िट होगा, और जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनके लिए कह सकते हैं कि एक रिफ़्रेश हो जाएगा। शुरू में ब्रेकफास्ट के बाद आपको पशुपतिनाथ मंदिर का दर्शन करवाएंगे। ये टेंपल हिंदू सबसे पुराना हिंदू टेंपल या हिंदू मंदिर है नेपाल में, ठीक है। और लॉर्ड शिवा, भगवान शिव की ऊपर ये मंदिर स्थापित किया है, बनाया है। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में गिना गया है, ये एक है। फिर इसमें जो मेन बिल्ड है, जो प्रमुख मंदिर का जो बनावट है, इसकी जो आर्किटेक्चर है, वो तकरीबन हाँ, इसकी जो आर्किटेक्चर है नेपलीज पगोडा स्टाइल की आर्किटेक्चर में इसको बनाया गया है। और ये जो चीज़ एक अलग ही होगी सब मंदिरों, आप देखोगे शिव मंदिर, अगर आप देखोगे या शिव जी के ऊपर जो मंदिरें बनाई हैं वो हर जगह अलग ही होगी। कुछ ऐसे जगह होंगे जो सारे मंदिर शिव जी के मंदिर एक ही जैसे होंगे, लेकिन नेपाल में ये पशुपतिनाथ जो मंदिर हैं, जो शिव जी के ऊपर बनाया है, ये एक ऐसा मंदिर है जो नेपलीज पगोडा स्टाइल में इसकी बनावट या इसकी आर्किटेक्चर बनाई गई है। इसमें 4 दरवाजे द्वार है, 4 दिशा को दर्शित किया जाता है। और इस दरवाज़ों में सिल्वर शीट से या चांदी की शीट होती है, उससे इसको कवर किया गया है। और जो मेन आइडल है, जो मेन मूर्ति है जिसे कहते हैं, वो इस ये द्वार या इस मंदिर जो है इसके एकदम बीचों बीच सेंटर जिसे कहते हैं, उस पर वहाँ पर ये स्थापित किया गया है। मतलब इसकी पोजीशनिंग या इसकी जो कहते हो कि इतनी सटीक है कि आप अगर कहते हैं ना कि सेंटीमीटर या इंच टेप में भी मांगोगे कि चारों तरफ से उसका एक ही जो है उसका जो डिस्टेंस, मतलब सेंटर पॉइंट एकदम चारों दरवाज़ों से एकदम सटीक सेंटर में ही है। तो ना आप राइट में, ना लेफ़्ट में, ना आगे ना पीछे, मतलब किसी भी डायरेक्शन में आप अगर देखोगे तो सभी डायरेक्शन से वो जो मूर्ति है वो एकदम बीचों बीच स्थापित की गई है। तो ये एक है जो खूबियाँ कह सकते हो ये सब, ठीक है। 4 दीवारी हैं, जो दरवाज़े हैं, दरवाज़े का जो पल्ला है, जो दरवाजे है, द्वार है, द्वार के जो दरवाजे हैं, दरवाजे पे चांदी की परत है, मतलब शीट लगी हुई है। ये भी इसकी एक खासियत है। और सबसे मेन है कि इस आइडल को, इस मूर्ति को शिव जी को जो पूजा करते हैं या उनको जलाभिषेक या दूध, मक्खन, घी या पंचामृत से इसको पूरी जो करते हैं, ये प्रमुखतः 4 प्रमुख पुरोहित या पुजारी इनके द्वारा की जाती है। और इनके अलावा कोई और इसको छू भी नहीं सकता या पूजा नहीं कर सकता। ऐसा है कि अगर आपको करना है पूजा तो इन 4 पुजारियों या पुरोहितों को आपको रिक्वेस्ट करना है, और फिर ये आप
की जो पूजा की थाली है उससे आप पूजा करवा देंगे, एक ये। और इनके अलावा आप मैं ये कह सकता हूँ या इसमें जो ये वहाँ पर आपको पता लगेगा कि इन पुजारियों या पुरोहितों के अलावा और किसी को अंदर नहीं आने देते। तो ये है कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। ऑफ कोर्स इस मूर्ति को इन चारों पुरोहित या पुजारियों के अलावा कोई और छू नहीं सकता। यहाँ पर एक क्रिमेशन ग्राउंड है या जहाँ पर मृत्यु के बाद शरीर को जलाया जाता है। ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है और उसका एक नया जन्म होता है, या पूर्ण जन्म, नया जन्म होता है, जिसे वैसे कह सकते हैं कि रीबर्थ। तो एक नया जीवन उसको, उस आत्मा को मतलब उस आत्मा को एक नया जीवन मिलता है। तो एक ये है, यहाँ पर जाके आप मतलब आपको मतलब एक अजीब सा एक शांति मिलेगी, एक अजीब सा आपको अंदर से एक अजीब सा एहसास होगा। जबकि ये है कि ऑफ कोर्स मैं जो आपको जस्ट ऐसे बोले जा रहा हूँ तो उसकी जो फीलिंग है और आप खुद वहाँ पर फिज़िकली जब होंगे उसकी फीलिंग है टोटली अलग होगा। तो ये भी है, मतलब मन आपका हल्का होगा, अंदर की जो भी बुराई ख्यालात है, विचार है, वो आप यहाँ पर उसे छोड़ सकते हो। वो यहाँ, और आपकी खुद की अंदर आत्मा वो ऑफ कोर्स उसको एक नया जीवन मिलेगा। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे जैसे शरीर आती है उसको अग्नि देते हैं और आत्मा यहाँ से अपना शरीर छोड़ देती है और उसको एक नया जीवन मिलता है। सरी बात ये है, एक लाइफ है जीवन का बेसिकली। ये सच्चाई है कि कभी ना कभी किसी ना किसी को इस प्रक्रिया से भी गुज़रना है। तो गुज़रते गुज़रते, निकलते निकलते, चलते चलते एक और जगह चलते हैं, वो है बौद्ध स्तूपा। बौद्ध स्तूपा जो है वो एशिया का सबसे पुराना स्तूपा है। ऑफ कोर्स द टॉलेस्ट स्तूपा। सो इसकी ऊंचाई 120 मीटर है और इसे तिब्बतन बुद्धिज़्म का हार्ट कहते हैं, कि हार्ट ऑफ तिब्बतन बुद्धिज़्म। जैसे आपको पता है कि बौद्ध धर्म या बुद्धिज़्म की जो शुरुआत भारत से हुई है, बिहार का से हुई है, हमारे स्टेट बिहार से हुई है। बट ये स्प्रेड नेपाल, भूटान, तिब्बत, कोरिया, जापान और कई अलग जो बौद्ध धर्म फॉलो करने वाले कंट्रीज़ हैं वहाँ पर चली गई हैं। बट हाँ, हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे बौद्ध धर्म के लोग फॉलो करते हैं। तो ये है, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, ये एक ऐसा जगह है जो तिब्बतन बुद्धिज़्म का सेंटर है, केंद्र बिंदु है। यहाँ से तिब्बतन बुद्धिज़्म की शुरुआत हुई है। तो ये कमेंट करवा दे कि फादर ऑफ तिब्बतन बुद्धिज़्म कौन था, प्लीज़ नीचे कमेंट में बता दीजिए, ताकि मेरी भी नॉलेज हो जाए और मैं बीच में एक बार सर्च कर लूँगा। तो ये नेपाल में है, काठमांडू में है ये बौद्ध स्तूपा। इसमें कहते हैं कि
अ पेयर ऑफ आईज ईच डायरेक्शन में ड्रॉ बनाया गया है इसके रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर में। मतलब आँखों की चित्र, मतलब सिर्फ एक आँख नहीं, आँखें, मतलब ऑफ कोर्स सबकी दो आँखें होती हैं, तो वो आँखों का एक पेयर होता है। इसके रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर में हर एक डायरेक्शन में इस चित्र या इसकी पेंटिंग बनाई गई है। जो ऊपर है, स्तूपा के ऊपर है, and it reflects the awareness of Lord Buddha upon the people। मतलब इसकी जो बनावट है, चित्रकारी है, इतनी खूबसूरत है कि आपकी खुद की आंखें ही नहीं उस पेंटिंग से ऑफ कोर्स हटेगी। और वो पेंटिंग या वो चित्र वो ऐसा है कि आप जब भी देखोगे, किसी भी एंगल से देखोगे, वो आपको देखेगी और आपको ये रियलाइज़ करवाएगी कि भाई कहीं ना कहीं अगर आप गलत स्टेप में हो या कहीं आपने गलत डिसीजन ले लिया है, तो आप सही मार्ग धारण कर लें या सही डिसीजन कर ले। तो ये एक उस पेंटिंग की उस जो कारीगरी, जिस चित्रकार ने जिससे वो बनाई है, वो काबिल तारीफ़ है। मतलब वो आँखें ही हैं कि मतलब आपको दिखा के आपको आपके अंदर एक अवेयरनेस बिल्ड कर देती है। अब निकलते हैं एक शहर के जो यूनेस्को हेरिटेज साइट में के नाम से जाना गया है, उसको बोला गया है, और ये पटन सिटी है। तो चलते हैं पटन सिटी की ओर और इसको पुराने जो वैदिक काल या हमारे वैदिक और ग्रंथों में इसका नाम ललितपुर दिया गया है। ये सबसे सुंदर शहर है काठमांडू का, और ये दरबार स्क्वायर में स्थित है। और ये शहर बेसिकली राजा महाराजाओं का जो पैलेस कहते हैं वो यहाँ पर थे, मतलब राज दरबार या राजमहल। ये इस पतन सिटी के, ये ललितपुर नाम का जो शहर है, पहले जो अभी इसका नाम पतन सिटी या पतन शहर है, यहाँ पर पहले राजा महाराजाओं का दरबार होता था, राजमहल होते थे, राजघराने होते थे। तो ये पड़ता कहाँ पर है? ये पतन सिटी इसी शहर के दरबार स्क्वायर पर पड़ता है। आपको पता ही है कि ये शहर काफ़ी स्तूपों का से भरा हुआ है। ऐसे 4 स्तूपें हैं, उसमें से एक स्तूपा तो आपने विज़िट कर ही लिया है, जो बौद्धनाथ स्तूपा है। अब हम चलते हैं इसी शहर के एक स्तूपा है, वो स्तूपा है आपका अशोक स्तूपा। इसकी भी है कि इसकी जो पेंटिंग है, अशोक स्तूपा की जो पेंटिंग है, जो एनिग्मेटिक पेंटेड आईज, इसमें भी आंखें बनी हुई हैं। और ये वही खूबसूरत जो आँखों का चित्र इसमें बनाया है, मतलब वही क्या कहते हैं ना, जो कारीगरी ने जो चित्र बनाई है, वो आप उस पेंटिंग को, उस आँखों के चित्र को देखोगे तो आप, मतलब शब्द आपके पास नहीं हो, तो मेरे पास तो है ही नहीं आपको इसको किस तरह से एक्सप्लेन करने के लिए। बट आप जब देखोगे, देखने के बाद आपको खुद ऐसे लगेगा कि भैया बनाने वाले ने इस पेंटिंग को, इस चित्र को किस तरह से बनाया है। मतलब ये एक अजीब सा आपको एक लगेगा। तो हम अशोक, जैसे ही मैंने आपको बताया था कि ये 4 स्तूपाएँ हैं,
उसमें से ये अशोक स्तूपा है जो जिसकी एक आँखों की जो पेंटिंग्स हैं जो है वो एनिग्मेट इतनी खूबसूरत है जो आप अपनी खुद की आँखों ही अ, उस चित्र से आप हटा नहीं सकोगे। मतलब वही है कि आप किसी भी डायरेक्शन से आप उसको देखोगे वो ऐसे लगेगा कि वो आपको देख रही है। अब यहाँ पर एक और है जगह जो उसको हम लोग बेसिकली महाबौद्धा कहते हैं। महाबौद्धा एक ऐसा जगह है जो 1000 बौद्ध टेम्पल्स 1000 टेम्पल ऑफ 1000 बुद्धास के नाम से जाना जाता है। मीन्स जहाँ पर हज़ारों से ज़्यादा बौद्ध मंदिरों का निर्माण है। और ये मंदिर बेसिकली टेराकोटा के पत्थर से बने हैं और इन पत्थरों में बौद्ध बुद्धिस्ट रिप्रेजेंटेशंस बनाई गई हैं। बुद्धिस्ट रिप्रेजेंटेशन का इसका मतलब अर्थात ये है कि इस टेराकोटा पत्थरों में बौद्ध जो बुद्धिस्ट लाइफ है उसका उसको 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 दर्शाया गया है। और उनकी जो वे ऑफ लाइफ है उसको किस तरह से डे 1 डे 2 डे 3 से मतलब इससे करके इसको पूरे उस पत्थर में तराशा गया है। और कुछ स्कल्पचर स्क्रिप्ट भी है जो लिखावट भी है, आप देख सकते हैं। तो अब निकलते हैं एक और स्तूपा और वो है शंभुनाथ स्तूपा। ये सबसे प्रमुख स्तूपा है काठमांडू का। कहते हैं ये सर का ताज है, द क्राउन ऑफ काठमांडू जिसे कहते हैं। काठमांडू वैली की पूरी एक ताज है, सरताज है, मतलब सर का ताज है। ये है काठमांडू वैली का पूरा। इसकी आर्किटेक्चर काबिल तारीफ़ है। और द एंटायर स्ट्रक्चर जो है ऑफ द स्तूपा इज़ डीपली सिम्बॉलिक। मतलब ये जो उसका आर्किटेक्चर है इस स्तूपा का वो आस्था का एक प्रतीक है। ऑफ कोर्स हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग इसको अपने आस्था से कुछ ज़्यादा ही जोड़ के रहते हैं, वो हम आप जानते हैं। इसके ऊपर जो सफ़ेद कलर का जो डोम है, जो वाइट डोम जिसे वाइट डोम है, वो डोम जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारी धरती को। और उस डोम के ऊपर जो टावर है और उसमें से 13 थ्रेड्स में 13 थ्रेड उस टावर से बंधे हुए हैं। वो जो थ्रेड है बेसिकली वो है स्टेप्स, सीढ़ी है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। मतलब द स्टेप्स टू निर्वाणा जिसे कहते हैं। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो 13 थ्रेड्स को 13 सीढ़ी सिंबॉलिक या उसको बताया गया है कि ये 13 सीढ़ियाँ हैं मोक्ष तक पहुँचने के लिए। ये एक दर्शाते हैं ये 13 जो धागे हैं जो इस टावर से लगे हुए हैं। तो बस ये है आपका आज का दिन। तो शाम को होटल में जाके आप फ्रेश होके अगले दिन के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। अगला दिन जो डे 3 है काठमांडू से पोखरा का आपका फ़्लाइट का है, 30 मिनट अप्रॉक्सीमेट लगेगा। काठमांडू एयरपोर्ट से आपकी फ़्लाइट होगी, तकरीबन 210 किलोमीटर का है काठमांडू से पोखरा, और फ़्लाइट में आपको 30 मिनट लगेगा। और ये जो शहर है पोखरा टाउन जो है वो 2352 फीट की ऊंचाई पे है।
अच्छा वेदर हो तो आपको पहाड़ जो हमारे हिमालयन माउंटेन रेंज है वो आपको दिख जाएंगे। मौसम ने अगर आपका साथ दिया, ये एक बहुत चैलेंजिंग है। और आपके होटल से आप के जो रूम कमरे हैं उसके जो खिड़की से आपको ये पहाड़ों का श्रृंखला को बहुत अच्छी तरह से दिखेगा। बट इतना आप थोड़ा सा अ, ये लेके चलो, अगर मौसम सही हुआ तो आपके कमरे के खिड़की से पहाड़ और वादियाँ दोनों भी खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। बस इतना है। इसी हिसाब तो ये एक है, तो आपको होटल ऑफ कोर्स एयरपोर्ट से आपको होटल तक ले जाएगा, और वो दिन वो आपका पूरा दिन आपके हाथ में होगा। चौथा दिन पोखरा में आपका पूरा दिन होगा। मॉर्निंग को एक एक्सकर्शन है, और सरंगोट एक जगह है जहाँ पर आपको एक्सकर्शन के लिए ले जाएंगे। सबसे ज़्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशन है टूरिस्ट के नज़रिए से। और कोस्ट और जितने भी टूरिस्ट हैं वो एंजॉय करते हैं एक्सकर्शन, तो वो अपने बकेट लिस्ट में ये डाल सकते हैं इस एक्सकर्शन को। और एंजॉय जो करना चाहते हैं वो एंजॉय कर सकते हैं इस वैली को, इस जगह से देखकर पूरे पोखरा वैली को। यहाँ से हिमालय का बहुत खूबसूरत शानदार नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। एक ये भी है, और यहाँ पर एक लेक है जो तकरीबन 13 किलोमीटर की है। आप उस लेक तक भी जा सकते हो, उसको पोखरा लेक भी कहते हैं। और जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ पर आप जा सकते हो, जिसकी ऊंचाई 1592 की ऊंचाई पर है। और आप वहाँ पर इजीली आप जाके वहाँ पर ऑफकोर्स 45 to 60 मिनट्स का ड्राइव है पोखरा से, तो आप उधर जाके आप नज़ारों वहाँ से पूरे नज़ारों का आप अच्छी तरह से वो कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली जो टूरिस्ट होते हैं वो सन राइज़ के लिए आते हैं। तो सुबह आप सनराइज़ से पहले आप यहाँ के लिए निकल जाओ, जो वो 45 to 60 मिनट्स का ड्राइव है। यहाँ पर सनराइज़ का नज़ारा करो, अपने फ़ोटो वीडियो और फ़ोटो दोनों आप जो भी आपको अच्छा लगे आप इसका नज़ारा लीजिए। ऑफ कोर्स वेदर के ऊपर आप डिपेंड करता है, तो आप निकलने से पहले तो आप उसका वहाँ का वेदर आप देख लीजिए। ठंड पड़ सकती है। काठमांडू शहर और पोखरा शहर के बीच में वेदर का काफ़ी प्लस माइनस हैं। जैसे काठमांडू तकरीबन गर्म रहता है, कंफर्टेबल है, बट पोखरा शहर में आपको थोड़ा सा पुलोवर्स या जैकेट्स या स्वेटर्स इस तरह से कुछ लेकर आपको कोर्स जाना पड़ेगा। ठंड पड़ सकती है, ठंड से बचने के लिए ये एक आप कर सकते हैं। अब यहाँ से आप तकरीबन उत्तरी दिशा में, मतलब नॉर्दर्न डायरेक्शन में अगर आप चले गए तो आपको धौलागिरी पहाड़ों का जो श्रृंखला है वो आपको देखने को मिलेगा। और ऑफकोर्स
अन्नपूर्णा पहाड़ की श्रृंखला है, वो भी दिखेगी आपको यहाँ से। हाँ, ये कहते हैं ना कि अगर मौसम साफ़ है, बादलों का कोई भी झमेला नहीं है, तो आपको ये दोनों पहाड़ी श्रृंखला क्लियर साफ़ मौसम में दिख जाएंगे। तो ये एक चीज़ आपको निकलने से पहले एक बार देखना पड़ेगा, नहीं तो अगर बारिश हो, मतलब बारिशों ने इसको कवर कर लिया, तो आपका ऑफ कोर्स जो प्लान है वो तो गया मिट्टी में। तो उसको फिर अब अगले ट्रिप पे आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। मतलब इतना ध्यान रखिए कि वेदर एक बार चेक करके आप निकलिए, स्पेशली इस जगह के लिए। तो ये दो ये पहाड़ों की श्रृंखला के बाद आप ऑफ कोर्स पोखरा की जो सिटी है उसको इस मतलब इस सदर्न डायरेक्शन से आप देख सकते हो। सो the above sightseeings और मैक्सिमम ऑफ 3 hours, मतलब ये जो ऊपर की जितनी भी जगह हम लोग किया है ये 3 घंटे का ड्यूरेशन है। उसके बाद आपको वापस अपने होटल में आपको ले आएंगे ताकि आप थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाए। उसको ब्रेकफास्ट आप ऑन द वे लोकल ब्रेकफास्ट वहाँ पर आप खा सकते हो, या नहीं तो आप होटल में बहुत बता सकते हो होटल को कि आके हम ब्रेकफास्ट करेंगे, मतलब जो भी आपका कन्वीनियंट होगा। होटल पर आ गए, आफ्टरनून को आपको बिंदुवासिनी मंदिर का दर्शन आपको दोपहर के बाद का होगा। अगर आप चाहो तो आके थोड़ा रेस्ट लेके फिर निकल सकते हो लंच से पहले, तो वो भी आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। और एक ऑप्शन ये भी है कि आप लंच के बाद बिंदुवासिनी का मंदिर के दर्शन आप कर सकते हो। सबसे पुराना मंदिर है इस जगह में पोखरा का, एंड ये काशी किंगडम जो है, काशी जो राजवंश है उनके दौरान ये मंदिर की स्थापना हुई है। और बिंदुवासिनी मंदिर का जो मेन है वो माँ दुर्गा के ऊपर ये उपस्थित बनाई गई है, इसको बनाया गया है। और इसकी जो मूर्ति है वो हमारे भारत से मंगवाई गई है वहाँ पर स्थापित करने के लिए। तो ये एक मेन चीज़ है जो हमारे और नेपाल के बीच में ऐसे कई आपको रिलेशंस मिलेंगे जो बहुत मधुर है और अच्छे भी हैं, और लगते भी अच्छे हैं। पार्ट फ्रॉम ओके, फिर इसी जो मंदिर की जो प्रांगण है या इसका जो एरिया है, यहाँ से भी आपको हिमालय का जो रेंज है वो आपको दिखेगा। मौसम अच्छा हो, बादल ना हो, तो आराम से आप पूरे हिमालयन पहाड़ों की श्रृंखला आपको देख सकते हो। अब यहाँ से आप निकलोगे, इस टेंपल को देखने के बाद आप 1 मिनट, हाँ मैं आपको बता रहा था ना, ये बिंदुवासिनी मंदिर, ये जो मंदिर है ये पुराने बाज़ार के, ये ना दिस टेंपल इज़ इन द एरिया ऑफ the bazaar, hence the journey, okay, area of the bazaar, right? Hence the journey of
the old bazaar can be combined with the visiting of the temple. तो इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको पुराने बाज़ार के रास्ते आपको निकलना है। और अगर आप पुराने बाज़ार के थ्रू जा रहे हो तो जाओ, आते वक्त आप लोगों को क्या करना है, बाज़ार में उतर जाओ। कुछ ख़रीदना है तो आप वो ख़रीद सकते हो। ख़रीदते हुए आप नीचे उतरोगे, घुसो मंदिर तो आप जाओगे उसी जगह से, तो गलती से उतर मत जाना। पहले दर्शन करके वापस आते वक्त आप पुराने बाज़ार पे उतर जाना, कुछ ख़रीदारी कर लेना। आते वक्त आपको देवीज़ फॉल का आपका दर्शन होगा। ये उतरते वक्त है और इसको पटोला चांगो भी बोलते हैं, पटेला चांगो। अच्छा, अब इसकी दर्शन का विज़िट भी आपको देखने को मिलेगा। सब आते वक्त पुराने बाज़ार से आप निकलोगे, निकलते हुए आपको देवीज़ फॉल मिलेगा रास्ते में। और ये देवी फॉल को पटेला चांगो बोलते हैं। तो पटोले चांगो जो है वो का दर्शन होगा। हाँ, अगर आपको इसके अच्छा दर्शन चाहिए, बेहतरीन वाला, तो आप मानसून के समय आना। तो इसमें और गर्मियों में आना, ये दो ऐसे जो सीज़न्स हैं, इस दोनों सीज़नों में आप आ सकते हो। तो गर्मियों के सीज़न में जब ग्लेशियर्स और पहाड़ से बर्फ़ पिघलते हैं और वो जो पानी होता है वो इस कुछ नदियों को वो पानी फीड होती है, और फिर ये नदी इस फॉल को फीड करती है। और इस फॉल के ऊपर जो पानी का सुंदर झरना होता है, पत्थरों को ऊपर गिरता है, और उसकी जो शब्द नहीं है मेरे पास उसके और डिस्क्राइब करने के लिए, तो आप खुद जाओगे, आपको उसकी फीलिंग पता लगेगी, और वो फीलिंग आप खुद एक्सप्रेस कर पाओगे खुद के अंदर। तो शब्द बयान नहीं कर सकते, इतना सुंदर इसका दृश्य होगा। एक दूसरा, आप जब बारिश के समय जाओगे, जब मानसून के समय जाओगे, इस मानसून के समय पे जब बारिश होगी तो ऑफ कोर्स बारिश नदियों को फीड करेगी, और ये नदी फिर अपने अच्छे से फॉर्म में होगी, और ये फॉर्म इस झरना के ऊपर जो एक सुंदरता का एक प्रदर्शन करेगी। और इस प्रदर्शन में आप ऑफ कोर्स शब्द नहीं है बयान करने के लिए, इसको आप आनंद कर सकते हो। तो ये दो मौसम है, एक गर्मियों में और एक बारिश के मौसम में। चलते चलते आपको सी फॉल के उल्टे तरफ गुप्तेश्वर गुफा भी मिलेगा उसी रास्ते पर। ये लाइमस्टोन का गुफा है, नेचुरली मेड है, और कोई कारीगर ने जाके बनाया नहीं है। जैसे कहते हैं हर एक कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारीगर यहाँ पे बनाता है। यहाँ पर नेचर, प्रकृति खुद ही एक कारीगर है, जिसने हम लोगों और आप सारे पहाड़, जीवन, जल, इन सबको इस कारीगर ने हमें बनाया है। तो बस प्रकृति जो हमारी कारीगरीता है, उसने इस केव को, इस गुफ़ा को बनाया है, और ये लाइमस्टोन की गुफ़ा है। ध्यान रहे, यहाँ पर आप फ़ोटोग्राफ और वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, बस अपने आँखों के चित्रों से चित्रकारी करते हुए आप देखते हुए आप आगे निकल सकते हो। निकलते हुए आप होटल पहुँचो, और फिर फ्रेश होके डिनर करके अगले दिन के लिए आप तैयार हो। अगला दिन आपका वापसी का होगा। पोखरा से काठमांडू फ़्लाइट की होगी 35 किलोमीटर, सॉरी मतलब वही वापसी की जो फ़्लाइट है आपकी 30 मिनट की फ़्लाइट है। आप वापस आओगे, आके वहाँ से आपको हम सीधा नागरकोट ले जाएंगे। नागरकोट
तकरीबन 35 किलोमीटर्स 35 किलोमीटर का डिफरेंस, 1-1.5 घंटे का रास्ता है। ये डे 5 का है। डे 4 तो हो गया आपका पोखरा में, डे 5 को आप पोखरा से काठमांडू आ गए। काठमांडू से फिर 1.5 घंटे के या 35 किलोमीटर का जर्नी करके आप नागरकोट पहुंच गए। अब आज आप नागरकोट हो, ठीक है। और ये नागरकोट है 2145 2175 की फीट पर ये जगह, मतलब नागरकोट जो जगह है वो स्थित है। नेपाल का केंद्र कह सकते हो, जैसे सेंटर ऑफ नेपाल, केंद्र कह सकते हो यहाँ का। बस ये एक बहुत बेहतरीन गांव भी है, सुंदर है। अप हिल ड्राइव है, पहाड़ों के थ्रू पर जाओगे आप। एक खूबसूरत गांव में आपका स्वागत होगा। यहाँ पर आपको यहाँ से माउंट एवरेस्ट की जो श्रृंखला है वो आपको देखने को मिलेगा, ऑफ कोर्स नॉर्थ ईस्ट के तरफ। और नागरकोट, अच्छा बेसिकली क्या है कि क्योंकि आप अगले दिन नागरकोट आ रहे हो तो यहाँ पर आपको सनराइज़ आपको मिलेगा नहीं, लेकिन आप सनसेट का आनंद, भरपूर आनंद उठा सकते हो। सनराइज़ के लिए आपको नागरकोट एक दिन पूरा रुकना पड़ेगा, मतलब एक दूसरे दिन आप सुबह उसका सनराइज़ का ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर इस आइटने में आपको 5वें दिन, जैसे पोखरा से काठमांडू लेके आए हैं फ़्लाइट में, और वहाँ से सीधा नागरकोट 1.5 घंटे के ड्राइव पर आपको लेकर आ गए। तो यहाँ पर आज आप सनसेट का आनंद आराम से उठा सकते हो। सनराइज़ का आनंद आप अगले दिन आप ले सकते हो, क्योंकि अगले दिन आपका सनराइज़ का जो अनुभव है वो आप ले सकते हो। तो आज शाम है वो सूर्य अस्त का पूरा भरपूर आनंद ले सकते हो। तो ये है। दूसरा है कि यहाँ पर प्रमुखता बहुत रंग बिरंगे प्रकार के तितलियाँ, बटरफ्लाइज जैसा कहते हैं, उसकी वैरायटीज़ आपको मिलेगी। वो एक बहुत बढ़िया है, जिसे हम बेसिकली जीव जंतु या जानवरों का पूरा एक समूह होता है, फ्लोरा एंड फौना। तो फूल और ऐसे कुछ ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज और फ्लावर्स का पूरा अगले दिन ब्रेकफास्ट के बाद आप होटल से चेकआउट करेंगे नागरकोट और ड्राइव टू द इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ताकि आप अगले गंतव्य या अगले डेस्टिनेशंस के लिए आप तैयार हो जाओगे अगली फ़्लाइट के लिए, और कुछ अच्छे मेमोरीज़ लेकर आप यहाँ से विदा होंगे। तो बस विदा होते होते बस आप कुछ खास करना नहीं है, वो लाइक बटन नीचे जो है वो आप प्रेस कर लेना, शेयर एंड कमेंट कर लेना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सब्सक्राइब बहुत कम है, और जो सब्सक्रिप्शंस हैं, अगर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ अगर 100% में से तकरीबन 90% मतलब 100% में से 90% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, और 10% ने सब्सक्राइब किया है। तो मुझे वो 90% जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप वो सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ नहीं होता, कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने माउस ले जाना है, सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करना है, और वो रेड वाला बटन हो जाएगा ग्रे। साथ में देखना एक बेल आइकन होगा, येलो रंग का होगा, उसको बस दबा देना। किसी में ब्लैक होता है, किसी में येलो होता है, तो बस वो घंटा है, उसको एक बार क्लिक कर देना, फिर आपको उसमें आएगा
की नोटिफिकेशन के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट जो आइटनरी या एपिसोड या जो ट्रैवल टिप्स होगी या ट्रैवल होगी, वो आपको समय अनुसार आपको मिलता रहेगा। बस इतना ही कह सकता हूँ। और कमेंट करते हुए जाना कि आज का एपिसोड कैसा लगा, और उसको कुछ सुधार हुआ है, कुछ सुधार करना है। साथ में शेष आखिरी में होटल्स के रेट और प्रॉपर्टीज़ जो यूज़ कर रहे हैं उसकी सारी डिटेल्स होंगी। हमारे जो नेपाल ऑफ काठमांडू के जो ऑफिस है उसकी डिटेल होंगी। तो बाकी जानकारी आप हमसे या हमारे काठमांडू के ऑफिस से आप ले सकते हैं। ईमेल करके, व्हाट्सएप करके हमसे बात कर सकते हैं। जानकारी आप वहाँ में ईमेल के थ्रू भी ले सकते हैं। तो बस और क्या करना है आपको पता ही है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपने अपना ख्याल रखना है स्वास्थ्य का, साथ में ट्रैवल करना है, घूमते रहना है और लोगों को इंस्पायर करना है कि घूमने के लिए। तब तक के लिए अगले एपिसोड तक बाय बाय, टेक केयर।